हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। सेट और रिलेशन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें से टीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग को कोई सा भी, आप स्टेट का ले लो, किसी पर्टिकुलर का, या फिर सेंट्रल के बारे में बात करो, जहां भी टीजीटी का एग्जाम होगा बाबू, वहां जिस सब विद्यार्थी का अगर डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो बेहिचक इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं से सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंसेप्ट के साथ आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करवाया जाता है, प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक क्वेश्चन करवाया जाता है ना। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है क्या चीज, फंक्शंस। हम लोग अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं और अलजेब्रा में ऑलरेडी हम लोग सेट्स और रिलेशंस के बारे में बात कर लिए हैं। आज जो है सो न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम क्या है, फंक्शंस। तो आज जानेंगे फंक्शंस क्या होता है और उसके बाद इसके ग्राफ को जानेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है कि सपने देखने के लिए कुछ लम्हे ही काफ़ी है। सपने देखने के लिए कुछ लम्हे ही काफ़ी है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए दिन रात छोटे पड़ जाते हैं। सही बात है। सपना क्या कि रात में सोए, सपना में देख रहे कि डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर गए, और सुबह उठ के देखे तो वही पता चला खटोलों में सुतल है ना। तो सपने देख तो तुरंत सकते हैं, बट उसको पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, हम लोग के सपना भी है क्या फिलहाल कि टीचर बने, और टीचर अवश्य ही बनेंगे, आज या कल बने, जरूर बनेंगे। आप लोग मेहनत अभी से स्टार्ट कर दीजिए बाबू लोग, क्योंकि होता है ना कि हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि कोई सा भी स्टेट का अगर वैकेंसी आती है तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। अभी बिहार में भी आने को है तो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, 2-3 महीना इनफ है आपके लिए। तो 2-3 महीना में अगर कंप्लीट सिलेबस विथ कंसेप्ट विथ क्वेश्चन के साथ कीजिएगा तो 2-3 महीना में नहीं होता है। हाँ, अगर जबरदस्ती करवाया जाए तो उड़ा के निकल देगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ, है ना। तो इसीलिए अभी समय है, अभी से भरपूर मेहनत कीजिए ताकि करेक्ट समय पर वैकेंसी आवे और करेक्ट समय पर अपना फॉर्म भर के और ले ले नौकरी, है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि छोटा सा डेफिनेशन है कि ये फंक्शन होता क्या है ना। ये फंक्शन आपका होता क्या, उसका छोटा सा डेफिनेशन है। ये देखिए, ये सब डेफिनेशन जो है ना सो कहीं एग्जाम में कहीं पूछता नहीं है, बट ये है ना कि आपको होता है ना कि जानना जरूरी रहता है। आप कहीं भी हमको 19 का या 18 का टेबल पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा, बट वो टेबल याद करना जरूरी रहता है, इसलिए क्योंकि अगर हमको किसी से मल्टीप्लाई करना है तो हम तुरंत कर सकते हैं अगर टेबल याद रहेगा तो, है ना। उसी तरह इसका डेफिनेशन जो अगर समझा हुआ रहेगा कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप किसी क्वेश्चन को जल्दी ही अटेंड कर सकते हैं और करेक्ट वे में, है ना। तो फंक्शन क्या होता है कि इफ every element of if every element of set A has unique element in set B, then it is called a function. Then it is called a function. है ना। क्या छोटा सा डेफिनेशन लिखे है कि फंक्शन किसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन डिराइव्ड है बाबू, यहाँ देखिए एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन डिराइव्ड है ना, a to b की ओर, है ना, a से b की ओर कोई फंक्शन जो है सो डिराइव्ड है। अब a का सारा एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज मिले सेट बी में बाबू, तो उसी को हम लोग बोलेंगे फंक्शन है। क्या लिखे है, डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है कि ए के सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज मिले सेट बी में, हैज यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन, है ना। देन इट इज अ कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिख सकते हैं। तो हम लोग कहें कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए से बी की ओर। मतलब किसी भी सेट में अगर हमारे तो यहाँ डिफाइन क्या किया गया, फंक्शन है ए से बी की ओर, इसका मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा सेट बी में। अब यूनिक इमेज क्या होता है, ये है ना, वो जान लेते हैं। देखिए
ये आपका 1 2 3 और 4 रहा, ए बी सी और डी रहा। अब यहाँ से एक फंक्शन डिफाइंड है बच्चों लोग, यहाँ से जो फंक्शन डिफाइंड है F1 है ना, यहाँ से एक फंक्शन डिफाइंड है F1, ए से बी की ओर इसका नाम डाल देते हैं और ए से बी की ओर, है ना। अब ये क्या कर रहा है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज रहना चाहिए। मान लेते हैं हम कि 1 का जो है सो इमेज बना 1 के साथ ए के साथ, 2 का बी सी के साथ, 3 का बी के साथ और 4 का डी के साथ। तो ये फंक्शन है, एकदम है फंक्शन, 100% है, 200% है कि ये आपका फंक्शन है ना, ये आपका फंक्शन है। फिर देखिए एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। वन टू थ्री फोर, ए बी सी डी, यहाँ भी ले लेते हैं सेट ए और ये है आपका सेट बी, और ये जो फंक्शन ड्राइव्ड है सो इसको F2 मान लेते हैं, है ना। और ये जो यूनिक इमेज बना रहा है सो देखिए 1 का इमेज बन रहा है ए के साथ भी और 1 का इमेज बी के साथ भी बन रहा है, 2 का जो सो सी के साथ बन रहा है और 3 का जो है सो बी के साथ बन रहा है, 3 का जो है सो बी के साथ बन रहा है ना, और 4 का जो है सो डी के साथ बन रहा है। अब बताओ ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमको बताया है कि जब भी कोई फंक्शन ड्राइव्ड रहता है उसका प्रत्येक एलिमेंट, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट बाबू उसको बताएंगे अगर डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, सो इसको बोलते हैं डोमेन। मतलब फंक्शन ड्राइव्ड कहां से कहां की है और कहां से कहां की ओर है, तो ए से बी की ओर है। मतलब ए का सारा एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज रहना चाहिए सेट बी में। यूनिक इमेज मतलब कहने का मतलब है कि एक यूनिक का मतलब क्या होता है, एक ही इमेज। अब यहां देखिए एक का 2 इमेज निकल गए, एक का 1B में आ गया, ए भी है, और एक का जो बी भी इमेज निकल गया, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन जो है मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन जो है सो है ही नहीं। किस लिए नहीं पता चल गया? क्योंकि 1 एलिमेंट जो है उसके साथ उसका 2 इमेज बन जा रहा है, 1 का जो ए बी इमेज है और बी भी जो है सो एक 1 का इमेज है। हम अभी तुरंत अभी डेफिनेशन में क्या लिखे हैं कि फंक्शन मतलब एक, हाँ देखिए क्या लिखे डेफिनेशन में कि प्रत्येक एलिमेंट अगर ए का ये यूनिक इमेज बना है सेट बी में तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ देखिए यूनिक इमेज बन कहाँ रहा है, एक का 2 इमेज बन जा रहा है। यहाँ देखिए एक का एक ही इमेज बना, 2 का 2 ही इमेज बना, 3 का 3 बना, मतलब 3 का एक ही इमेज बना, 4 का भी एक ही इमेज बना, प्रत्येक का अलग अलग इमेज बन रहा है। और यहाँ सोच रहा अलग अलग एक एलिमेंट का 2 इमेज बन गया, इसके साथ भी पेयर बना दिया, इसके साथ भी पेयर बना दिया, तो गलत बात है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। बस छोटा सा डेफिनेशन है, ये याद रखना आपको। जब भी फंक्शन ड्राइव्ड है ए की बी की ओर, इसका मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में, तभी हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन ड्राइव्ड है फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं डोमेन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। है ना, रेंज ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, लिखे है एफ के चुंदी पर एन डाल दिए, शॉर्टकट फार्मूला अपना रहे हैं, है कि नहीं? शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे तो दिक्कत ना है। देखिए को फंक्शन डिराइव्ड है फ्रॉम ए से बी की ओर, आप बात को समझिए, ए से बी की ओर को फंक्शन डिराइव्ड है। अब यहाँ पहला डेफिनेशन आता है कि डोमेन और रेंज क्या होता है ना। तो ये जो द सेट ए जो है बाबू, द सेट ए जो है इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन, द डोमेन ऑफ फंक्शन, द डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ए को हम लोग बोलेंगे कि ये डोमेन है, ये फंक्शन का क्या है? डोमेन है। जहां से जहां की तरफ रहेगा बाबू, यहां ड्राइव्ड कहां से? ए से बी की ओर, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ है उसको बोलेंगे डोमेन। सेकेंड एलिमेंट हुआ जो है किसकी ओर डिफाइंड है? तो ए से बी की ओर, तो बी जो है बाबू वो मेरा कोड डोमेन रहेगा। तो द सेट बी is called the codomain of function, the codomain
ऑफ फंक्शन। सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन है ना। अच्छा जी, अब आता है रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होता है? तो रेंज किसको बोलते हैं कि जो सेट ए का इमेज बनता है ना बी में, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। इसका मतलब कि द ऑल इमेजेस of set A, the all images of set A is called the range of function, है ना। ये तीन डेफिनेशन है। अच्छा, इसको दिखाया कैसे जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय एफ ए, ऐसे दिखाते हैं, है ना। मतलब ए का सारा जो मतलब ए एलिमेंट है उसका सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज बनता है। तो जो यूनिक इमेज वो बना सेट बी में, उसी को बोलेंगे रेंज। जैसा हम बोले कि यहाँ इसमें रेंज क्या है, तो ए बी सी डी मेरा रेंज बन गया, कोडोमेन भी यही रह गया। और यहाँ मान लेते हैं अगर कोई डेफिनेट और लिखते हैं हम यहाँ अलग एग्जांपल, अगर यहाँ हम लिख लेते हैं छोटा सा, देखिएगा ये 1 2 है ना, और यहाँ है ए बी और सी है। 1 ए के साथ है, 2 जो सो सी के साथ है। तो यहाँ रेंज क्या बन गया? ए और सी बन गया। यहाँ रेंज क्या बना? ए और सी। मतलब एक डिफाइंड कहाँ से कहाँ की ओर है, तो यहाँ मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ए से बी की ओर को डिफाइंड है फंक्शन। तो इसका मतलब है कि डोमेन मेरा ये सेट बन गया, कोड डोमेन मेरा ये बन गया, और रेंज जो है सो ये देखना कि 1 और 2 का इमेज कौन कौन बन रहा है। तो कौन कौन बन रहा है? ए और सी। तो ए और सी मेरा क्या बन जाएगा? रेंज, है ना। छोटा छोटा सा बात है ये, तो आपको बारीकी से आता ही होगा, है ना। तो आप लोग को डोमेन, कोड डोमेन और रेंज में कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। डोमेन जब यहां देखना आपको कि कोई फंक्शन जो है सो कहां से डिफाइंड है, कहां से कहां की ओर। अब यहां देखिए फंक्शन जो डिफाइंड है ए से बी की ओर है, इसका मतलब ए से है तो ए को बोलेंगे डोमेन, बी की ओर है तो बी को बोलेंगे कोडोमेन। और ए का सारा एलिमेंट का इमेज बनता है सेट बी में, तो सारा एलिमेंट वो जो सेट बी में बना इमेजवा, तो इमेजवा के हम लोग बोलेंगे कि वो जो है सो रेंज है। और उसको दिखाते क्या चाहिए? एफ एस। अच्छा, यहाँ एक बात समझ में आया होगा आप लोग को कि यहाँ जो आपका रेंज है वो सेट ए का सारा इमेज रहता है ना। इस बात से ये समझ तो आ गया ना आप लोगों को कि जो आपका रेंज है ना गुरुजी, वो जो रेंज है, ये रेंज जो है सो कुछ होगा, लेकिन ये सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन में सारा एलिमेंट आ जाता है। तो कोडोमेन का ये सबसेट होगा, कोडोमेन का, है ना। तो रेंज जो है बाबू लोग वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये कोडोमेन, डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। मूव करें नेक्स्ट में। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में कि इक्वल फंक्शन किसको बोलते हैं। मान लेते हैं दो फंक्शन दिया हो रहा है और बोले कि ये फंक्शन इक्वल है, तो किस बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन दोनों इक्वल है ना, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए जानते हैं, इक्वल फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इक्वल फंक्शंस, है ना। तो टू फंक्शन, टू, ये शॉर्ट फॉर्म अपना रहे बाबू, टू एफ के चुंदी पर एन लिख दे रहे हैं तो वो फंक्शन है ना। टू फंक्शंस एफ एंड जी, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी, इक्वल फंक्शन, said to be equal function if and only if दो फंक्शन को बोलेंगे ये फंक्शन इक्वल है। कब? if and only if the domain of f is equal to the domain of G, मतलब दोनों का डोमेन सेम रहेगा तब। दूसरा कंडीशन है the codomain of f is equal to the codomain of G। दोनों का कोडोमेन सेम रहा तब।
और तीसरा क्या है, द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ एफ ये इक्वल रहा द रेंज ऑफ जी। रेंज को कैसे दिखाते हैं, दैट इज का यहाँ लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो इक्वल रहा जी एक्स के। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फायर है बाबू, ये तीनों कंडीशन होवे तभी हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इक्वल फंक्शन है ना। जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको बोले कि तीन फंक्शन मेरा इक्वल है, मतलब इक्वल फंक्शन कह रहे हैं कि दो फंक्शन को जब भी हम लोग बोलेंगे ये दोनों फंक्शन इक्वल है, तो वो कब बोलेंगे हम कि दोनों का जब डोमेन इक्वल हो बाबू, दोनों का को डोमेन जब इक्वल हो और दोनों का रेंज इक्वल हो। मतलब डोमेन भी और को डोमेन भी और रेंज भी तीनों चीज अगर सेम मिल जाए तो भी कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल फंक्शन। अगर मान लेते हैं ये सब तीनों में से कोई दो मिला सेम तो भी नहीं कहेंगे कि हम लोग ये दोनों फंक्शन जो इक्वल फंक्शन है। इक्वल फंक्शन तभी कहेंगे जब दोनों का डोमेन, दोनों का कोडोमेन और दोनों का रेंज अगर इक्वल हो, तभी हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इक्वल फंक्शन है। कोई दिक्कत यहां तक? फंक्शन समझ में आ गया, आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आ गया, इक्वल फंक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत ले सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि इफ एन ए में, सेट ए में पी एलिमेंट है ना, एंड सेट बी में जो है सो क्यू एलिमेंट है, देन पहला, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है। तो देखिए याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको, ए से बी की ओर। ये याद रखिएगा बाबू, हमेशा फंक्शन जो डिफाइंड होता है ना, ये देखना आपको जरूर है कि कहां से कहां की ओर डिफाइंड है फंक्शन। अब यहां देखिए ए से बी की ओर है, तो यहां देखना कि बाद वाला क्या है, बी। तो बी के अंदर कितना एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट, तो क्यू लिख दीजिए यहां। और इसका चुंदिया पर क्या लिखना है कि ए में कितना एलिमेंट है, तो ए में पी एलिमेंट है, तो इसके चुंदिया पर पी लिखना है। समझ गया। बाद में कौन सा एलिमेंट है, बी। बी के अंदर कितना एलिमेंट है, टोटल क्यू है, तो क्यू लिख दिए। और उसके ऊपर में चुंदिया पे क्या लिखना, पावर में क्या लिखना है, तो ए के अंदर कितना एलिमेंट है, पी, तो पी लिख दिए। अच्छा जी, अगर माना तो इसी को उल्टा कर दे बाबू कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए कर दे। तो बताइए यहां कैसे होगा, बी टू ए बोला, लास्ट में क्या है, ए में कितना एलिमेंट है, पी, तो पी लिख दिए। और इसके चुंदिया पर क्या लिखना है, बी के अंदर कितना एलिमेंट है, क्यू, तो पी के पावर में क्यू हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकलता है। तो फंक्शंस के बारे में पता चल गया आपको, फंक्शन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझ में आ गया, इक्वल फंक्शन कब कहेंगे ये समझ में आ गया, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकलते हैं ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, इसके ग्राफ के बारे में। जितने भी फंक्शंस है उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसका डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं हम उसके ग्राफ के बारे में। हल्का से एक हेडिंग डाल लीजिए यहाँ आप लोग, सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड देयर ग्राफ, है ना। कुछ फंक्शन है और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे आज। देखिए फटाफट एक एक फंक्शंस के बारे में आते हैं, उसके ग्राफ, डोमेन, सब चीज जानेंगे। पहला फंक्शन ले लेते हैं हम, पहला फंक्शन क्या लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, है ना। कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन को लिखते कैसे बाबू, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइप से का रहेगा, है ना, के। और के मेरा क्या, तो के बिलोंग्स टू कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना। अब इसका ग्राफ पहले बनाते हैं, उसके बाद डोमेन और रेंज पता कर लेंगे हम लोग। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करें। देखिए ग्राफ कैसे बनता है इसका,
पेन चेंज कर दे, चलिए यही पेन से बनाते हैं, ये हल्का चेंज 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 ये कर देते हैं, या सफ़ेद कर देते हैं। चलिए देखिए, अब याद रखिएगा जब भी क्या याद रखना, फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस है बाबू, जो एक्स एक्सिस है ये किसको दिखाता है, ये भी हम दिखा देंगे। एक्स एक्सिस जो है सो ये दिखाता है हमको, और ये वाई एक्सिस, पेन चेंज कर दे रहे हैं, ये जो एक्स एक्सिस है बाबू, ये एक्स एक्सिस ये दिखाता है हमको क्या चीज, तो ये दिखाता है डोमेन को। एक्स एक्सिस क्या दिखाता है, डोमेन को, है ना। और जो ये वाई एक्सिस है ये क्या दिखाता है, रेंज को। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस दिखाता है डोमेन को और वाई एक्सिस जो है सो रेंज को दिखाता है। ये बात खोपड़िया में घुसा लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बोल रहा है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, x बराबर 3 ले लीजिए, y बराबर 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, y बराबर 3 लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा आप लोग, है ना। और y बराबर 3, कुछ भी k के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं हम। यहाँ जनरल फंक्शन क्या माने, f(x = k), तो ये मेरा क्या बन गया, f(x = k) का ग्राफ, है ना। ये f(x = k) का ग्राफ बन गया, समझ में आया। तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये जो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। k के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 3 का ग्राफ बना सकते हैं, y बराबर 2 का ग्राफ बना सकते हैं, x बराबर 5 का ग्राफ बना सकते हैं, x बराबर -3 ग्राफ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम आपको ये जब पता चल गया तो यहाँ से अगर हम इस बेसिस पर आपको बोले कि डोमेन और रेंज क्या होगा तो बता सकते हैं डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम x बराबर -3 भी रख सकते हैं, x बराबर -6 भी रख सकते हैं, मतलब हम डोमेन में कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि डोमेन जो है सो मेरा रियल नंबर हो गया। डोमेन क्या होता है कि क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। अच्छा जी, रेंज अगर बता सकते हैं इसका, तो रेंज भी बता सकते हैं, रेंज भी बता सकते हैं। रेंज क्या होगा, तो रेंज आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा ना, वैल्यू आएगा तो एक ही। जैसे बराबर हम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो हम किसी एक ही कांस्टेंट का वैल्यू रख सकते हैं ना। मान लो x बराबर 3 रख दिए, हम रख सकते तो बहुत कोई सा भी वैल्यू, लेकिन हमको एट लास्ट रखना तो एक ही है ना। x बराबर जैसे यहाँ k रखे, k की जगह 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। और मान लो हम 4 रख दिए, तो 4 रखें, रख कुछ भी सकते हैं, हम रख दिए 4, तो 4 रखे तो रेंज फिर क्या कहलाएगा, तो रेंज मात्र एक सिंगलटन वैल्यू आएगा बाबू, मात्र एक ही वैल्यू आएगा रेंज में। रेंज में क्या आएगा, तो ये सिंगलटन वैल्यू आएगा, ये जो है सो सिंगलटन वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ k रखे हैं तो k सिर्फ आएगा, है ना। सिंगलटन वैल्यू जैसे यहाँ k रखे तो यहाँ k आएगा। मान लेते 3 रखते 3 आता, 5 रखते तो 5 आता। रेंज क्या कहता है, रेंज कहता है कि आप जो वैल्यू रखे हैं तो रिजल्टों में क्या आया। अब मान लो कि हम डोमेन तुमको पता चल गया कि कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सपोज दैट हम x = -10 रख दिए, तो -10 रखे तो रिजल्टों में आया क्या, मेरा -10 ही आया, तो -10 मेरा क्या हो गया, वो रेंज हो गया। तो रेंज हमेशा याद रखना है कि सिंगलटन वैल्यू ही आता है रेंज हमेशा। रेंज जो है सो हमेशा क्या आता है, एक सिंगलटन वैल्यू, एक ही वैल्यू रहेगा, है ना। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत दुख तकलीफ, कोई दिक्कत दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट फंक्शन में बढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन, अब आइडेंटिटी फंक्शन का जनरल फॉर्म कैसे लिखाता है, तो f(x = x) के टाइप का होता है, f(x = x), है ना। अब इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अब देखो बाबू, हम यहाँ आपका अगर यहाँ रख दे, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है ना। 1 और 2 ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ये आपका -1 है और ये आपका -2 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, ये 1 है और ये आपका 2 है, ये आपका -1 है और ये आपका जो है सो -2 है, ये जो है सो आपका -2 है। ये जो है सो आपका -1 है और ये जो है सो -2 है ना। अब देखिए यहाँ f(x = x) है ना, f(x = x) है, इसको जो है सो इस साइड लिख दीजिए, -1 है -2, f(x = x) है। f(x) का क्या होता है वैल्यू, f(x) क्या होता है, ये y के इक्वल ही होता है ना। ये जो f(x) है ये y के इक्वल ही होता है, ये कुछ अलग थोड़ी ना होता है। ये y = f(x) लिखिए, बात बराबर है। तो y = x
y बराबर x का ग्राफ बनाना है। अब देखिए y बराबर x का मतलब क्या है कि अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y भी मेरा 1 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, y भी 1 आएगा। अगर x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y भी मेरा 2 आएगा, है ना। अगर x का वैल्यू माइनस का 1 रखेंगे तो y भी माइनस का 1 आएगा। अगर x बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो y भी माइनस का 2 आएगा। आएगा कि नहीं? मतलब इसका ग्राफ कुछ यूं ही बन रहा है, इसका ग्राफ जो है सो कुछ यूं ही बन रहा है कि नहीं? इसका ग्राफ ऐसा ही बन रहा है। तो ग्राफ ये बन गया मेरा किसका? तो ये ग्राफ बन गया मेरा आइडेंटिटी फंक्शन का, है ना। आप देखिए यहां अगर हम डोमेन और रेंज पूछे तो निकाल सकते हैं आप लोग। डोमेन क्या है? तो डोमेन हम फ्रीडम है गुरुजी, कोई सा वैल्यू रख सकते हैं, तो रख देते हैं। रियल नंबर हो गया मेरा डोमेन। अच्छा जी, रेंज क्या हो गया? तो रेंज में भी फ्रीडम की कोई सा वैल्यू आ सकता है, तो रेंज में मेरा क्या हो गया? रियल नंबर, है कि नहीं। डोमेन और रेंज का मतलब समझना आप लोगों को, डोमेन और रेंज का मतलब समझ जाइएगा ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बताइए, अब आइडेंटिटी फंक्शन में कोई दिक्कत है? इसका डोमेन और रेंज भी समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हैं। मॉडुलस फंक्शन, है ना, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है? तो मॉडुलस फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा? तो ये हो जाएगा एक्स, ये होगा एक्स ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एक्स। हाँ, एक्स होगा, कब होगा एक्स? एक्स कब होगा? तो जब ये आपका एक्स जो है वो कहाँ गलती कर रहे हैं क्या? मॉडुलस फंक्शन का बना रहे हैं तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होगा। तो ये एक्स होगा कब? जब आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये माइनस का एक्स होगा कब? जब ये आपका एक्स जो है सो लेस देन 0 होगा, है ना। यहाँ हल्का लिख सकते हैं। एक्स होगा कब? तो जब आपका एक्स जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। और माइनस का एक्स होगा कब? जब आपका एक्स जो है सो लेस देन 0 रहा। यही होता है मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऐसे ही नहीं बनता है। मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक की जाएगा तो ये एक्स होगा कब? जब ये 0 से इक्वल या 0 से बड़ा रहा तो एक्स होगा। और ये माइनस का एक्स निकलेगा कब? जब ये 0 से छोटा रहा तब। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ बना दिए। अब देखिए बाबू, ग्राफ अगर बना दिए हम, देखिए बात को समझिए। यहाँ ग्राफ बना दिया, हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए ये जो है y के इक्वल ही रहता है, तो y बराबर x बन गया। y बराबर x बन गया, y बराबर x। अब आइडेंटिटी फंक्शन को बोले हम कैसे ग्राफ बनाना है, लेकिन ये कब होता है? जब x बड़ा रहता है और इक्वल रहता है 0 के इक्वल। इसका मतलब है कि y बराबर x कब बनेगा? जब ये बड़ा रहेगा। बड़ा कब होता है? x एक्सिस ये इस डायरेक्शन में तो बड़ा है ना, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा x, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो x जब पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव ही दिखा रहा है, तो x जब पॉजिटिव रहा तो आइडेंटिटी फंक्शन ही बनेगा। और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ही ग्राफ होता है ना। यहां तक तो क्लियर होगा। लेकिन यहां वाला बात आता है, यहां क्या कर रहा है? तो यहां बोल रहा है कि जब x छोटा होगा, x अगर 0 से छोटा होगा तो y बराबर माइनस का x हो जाएगा। y बराबर माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए x बराबर छोटा रहा मान तो माइनस का 1 पुट कर दिए, वो x बराबर जो है सो माइनस का 1 पुट कर दिए, तो ये 0 से छोटा ही है। माइनस 1 पुट कर दिए तो ये क्या हो गया? y बराबर 1 हो गया। तो माइनस 1 पुट किए तो भी मेरा 1 आ गया। माइनस का 2 पुट करेंगे तो y मेरा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, y बराबर माइनस का x का। y बराबर माइनस का x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये ऐसे बनेगा बाबू, है ना। तो ये बन गया किसका ग्राफ? तो ये बन गया मेरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। मतलब y जो है कभी नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए ना, यहाँ x अगर 0 से छोटा रहा तो माइनस x के साथ खुलेगा, और माइनस x के साथ खुलेगा इसका मतलब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव बना देगा। x 0 से छोटा रहा तो माइनस का 5 रहा, और माइनस का 5 रहा, माइनस पहले से दिया तो प्लस का 5 हो जाएगा। और आप लोग को ये भी पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। इसका मतलब y जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो यहाँ आप डोमेन और रेंज देखना हमको, तो डोमेन और रेंज क्या होगा फटाफट बता दीजिए। डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा? कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। लेकिन रेंज क्या होगा? तो रेंज है कि 0 आ सकता है आपका वैल्यू, है ना। x बराबर 0 रख दें तो 0 आएगा। 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। ये हो गया मेरा रेंज। नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। y एक्सिस क्या दिखाता? रेंज को। और x एक्सिस क्या दिखाता? डोमेन को। पहले ही बता दिए हैं। तो y एक्सिस में देखिए नेगेटिव कहीं आया? ग्राफ तो मेरा ऊपर ही बन रहा है। इसका मतलब जो रेंज है वो मिनिमम आपका 0 आ सकता है और मैक्सिमम जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो बताइए यहां तक कोई दुख तकलीफ?
उम्मीद करते हैं कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। मॉडुलस फंक्शन में मूव करें नेक्स्ट फंक्शन में। चलिए अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर फंक्शन। फोर्थ नंबर फंक्शन आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, तो पहले ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसको है ना। तो ग्राफ हम खुद बना लेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटेस्ट फंक्शन, है ना। इसी तरह लिखते हैं। अब इसका ग्राफ पहले बनाते हैं कैसे बनता है, सो उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज। तो ये आपका ग्राफ हो गया। यहाँ तुरंत वैल्यू रख देते हैं, ये 1 हो गया, 2 और 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 1 हो गया माइनस का 2, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 1 है, ये 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 हो गया, 1 2 और 3, और ये आपका 0 है ना। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम लोग निकालना क्या चीज, ग्राफ बनाना। कैसे बनाएंगे सो देखिए। अब यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाएंगे। देखो बाबू समझो बात को, अगर हम 0 से 1 के बीच में रखेंगे कोई सा भी वैल्यू, पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है सो तो पता ना आप लोग को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। मतलब यहां कुछ भी वैल्यू रखिएगा गुरुजी, वो उससे छोटा होगा या उसी के इक्वल होगा, इंटीजर में आएगा। देखिए यहां बात को समझिए, अगर हम 1 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर रख दें, 0 और 1 के बीच में रखेंगे तो 0 ही होगा। 0 और 1 के बीच में मान लेते हैं 0.5 रख दिए, 0.5 रख दिए। अब ये 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये कहता है कि या इससे छोटा होगा, या इससे छोटा होगा, या इससे छोटा होगा, या इससे 0.5 से छोटा होगा, या फिर 0.5 के इक्वल होगा। तो इक्वल तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर देता है। ये इसका मतलब क्या होता है सो हम लिख देते हैं, क्योंकि उससे फिर आपका ये क्या होता है, ये लिखा हुआ है कि लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स, है ना। ये जो है सो लेस देन रहता और इक्वल टू एक्स रहता, और जबकि एक्स रहता क्या चाहिए, इंटीजर में बाबू लोग, है ना, इंटीजर में रहता। अब देखिए हम अगर 0.5 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेंगे तो लेस देन और इक्वल टू रहता है। लेस देन इक्वल टू हो नहीं सकता, क्योंकि 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से ही पता चल रहा है, मतलब वो इंटीजर होगा। अब 0.5 रखेंगे तो क्या इंटीजर है, नहीं है। तो 0.5 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0। इसका मतलब है गुरुजी आपकी 0 से 1 तक कहीं भी जाइए तो वैल्यू हमेशा मेरा क्या आना है, 1 आना है ना। 0 से 1 तक कहीं भी जाइए तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। 0 से 1 के बीच में कहीं भी जाएंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। चलिए अब यहां देखिए, अब मान लेते अगर हम 1 से 2 तक जाएंगे तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब 1 से 2 तक 1.5 चले गए। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। मतलब आप अगर 1 से 2 तक जाते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 1 से 2 तक चले जाइए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, तो 1 निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। अब उसी तरह अगर 2 से 3 की तरफ चलेंगे बाबू, 2 से 3 की तरफ, तो 2 से 3 की तरफ चलेंगे, हम 2.7 ले लिए। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो 2 ही होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2 से अगर हम आगे चलें, 2 से अगर आगे चले 3 की ओर, तो 2 से 3 तरफ चलेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 ही आना है ना। अब आते हैं माइनस में। माइनस में अगर हम 0 से -1 की तरफ चलें, 0 से -1 की तरफ चलेंगे, तो 0 से -1 की तरफ चलेंगे, ले लिए माइनस का 0.5। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्या कि लेस देन और इक्वल टू माइनस का 0.5। अब लेस देन, इक्वल टू तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए, तो लेस देन, अब 0.5 से छोटा कौन है बाबू, माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 से -1 की तरफ कोई सा भी वैल्यू हम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो उसका वैल्यू क्या आना है, माइनस का 1 आना है ना। 0 से अगर हम यहां तक जाएं तो ये क्या आएगा, वैल्यू माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, है कि नहीं। उसी तरह आप देखिए अगर हम -1 से -2 की तरफ जाएं, ले लिए -1.5। अब -1.5 ले लिए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा कि नहीं। यहां हल्का सा गलती कर दिए, यहां क्या कर दिए, हल्का सा गलती कर दिए। वो गलती क्या कर दिए, यहां -1 आएगा ना,
ये जो गोल दिखाता वो दिखाता कि वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ देखिए हम आज 0 से माइनस का 1 ले रहे हैं, तो 0 से -1 तरफ ले रहे बाबू, तो वैल्यू क्या आ रहा है मेरा माइनस का 0.5 लिए थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया था माइनस का 1 आया था, माइनस का 1 आया था, तो 0 से 0. हाँ ठीक लिखे थे, गलती कहाँ कर दी, -1 की तरफ एकदम सही था, है ना। उसी तरह देखिए यहाँ अगर हम माइनस का 1.5 रख लिए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, माइनस का 2 होगा। 1 से -2 की तरफ जाएंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा माइनस का 2 निकलेगा। माइनस का 2 निकलेगा। ये गोल जो है ना सो बार बार गलती कर रहे हैं, हाँ ये गोल जो है सो यहाँ पड़ेगा ये माइनस की तरफ, और ये जो है सो -1 से -2 की तरफ जा रहा है, तो -1 से -2 की तरफ जाएंगे तो आपका 2 ही आएगा वैल्यू, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब यहाँ से देखिए डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं आप लोग तुरंत, फटाफट बताइए डोमेन और रेंज। ये जब निकल गया तो डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। डोमेन में क्या बाबू हम लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई स्वतंत्र है एकदम, है ना। और रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, रेंज जो है हमेशा का इंटीजर ही आ रहा है ना। रेंज देखिए हमेशा का इंटीजर ही आ रहा है, पॉइंट में वो नंबर आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा, हमेशा क्या आ रहा है पर्टिकुलर नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन है वो मेरा रियल नंबर हो गया, रेंज क्या आ गया इंटीजर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया ग्राफ, तो इसी से रिलेटेड एक है फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, है ना। तो फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ किस तरह बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं। पहले कैसे होता है फ्रैक्शनल फंक्शन वो जानते हैं ना। फ्रैक्शनल फंक्शन कैसे होता है, तो ये होता है बाबू f(x) = मंझला ब्रैकेट जो होता है ना उसी पर x रहता है ये, और ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। अब इसका हमको क्या निकालना है, तो इसको निकालना है क्या चीज, फ्रैक्शनल फंक्शन का निकालते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं, निकालते हैं ना ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो समझ में आ गया। अब ये क्या है लिखा हुआ x माइनस का, ये हमको निकालना किसका ग्राफ है, तो हमको ग्राफ निकालना है फ्रैक्शनल फंक्शन का। अब देखिए x के जगह पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 0.5, यहाँ हल्का सा नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया 1 2 ये हो गया 3, ये आपका 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2, 1 और 2, है ना। अब देखिए यहाँ अगर हम x के जगह पर 0.5 रख लेते हैं तो ये हो गया 0.5 और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.5 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0.5 में 0.5 गया तो क्या निकल गया 0.5 आ गया। मतलब यहाँ देखिए 0 से 1 की तरफ गए हम, 0 से 1 तरफ कोई सा भी वैल्यू रखिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आना है, नहीं फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आना है, तो फ्रैक्शनल फंक्शन जो सो 1 तक ही कोई वैल्यू आएगा, 1 तक ही कोई वैल्यू आएगा। तो यहाँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चों लोग कि आप 0 से 1 तक कोई सा भी ग्राफ कोई सा भी वैल्यू रख लीजिए, आपका वैल्यू जो है सो क्या आना है, तो वैल्यू जो है सो आपका आना है माइनस का 1 ही, मतलब 0 से 1 के बीच ही आना है। अच्छा 0 से 1 से 2 के बीच में कोई सा भी नंबर रख लेते हैं, 1 से 2 के बीच में रख लेते हैं 1.5, तो 1.5 रखेंगे तो 1.5 पर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5 क्या होता है 1 होता है, और 1.5 में 1 गया तो क्या बचा 1 ही बचा। इसका मतलब 1 से 2 की तरफ भी जाएंगे तो इसका मतलब ये जो वैल्यू देगा ये देगा मेरा 0 से 0.5 तक ही देगा, 2 से 3 तक जाएंगे तो ये भी वही वैल्यू देना है। माइनस की तरफ चेक कर लेते हैं, माइनस 0 से -1 की तरफ जाएंगे, माइनस का 0.5 रख देंगे, माइनस का अगर 0.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और ये क्या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -0.5 का क्या निकलेगा माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 1, और 1 में 1 0.5 घटाएंगे तो क्या बनेगा 0.5। इसका मतलब -1 से 0 की तरफ भी जाइएगा गुरुजी तो ये वैल्यू जो है सो क्या देगा, तो ये वैल्यू जो है सो देगा -1, 0 से -1 की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू भी क्या देगा 1 के बीच ही देगा, ये वैल्यू भी क्या देगा बाबू लोग, तो 1 के बीच ही देगा ये, है ना। उसी तरह -2 से -1 की तरफ जाएंगे तो ये भी वैल्यू जो है सो मेरा देगा 0.1 के बीच ही देगा। देखिए यहाँ देखते जाना, आपको किसी पर यकीन करना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ -1 और -2 के बीच में कोई सा वैल्यू रख लेते हैं, माइनस का 1.5 रख लिए, और माइनस का 1.5 रखे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.5 का क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा,
माइनस का 2 होगा और माइनस पहले से बाहर रख ले तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 में 1.5 को घटाएंगे तो क्या बनेगा 0.5। देखिए मैं 0.5 तक आ रहा है। इसका मतलब आप जो है फ्रैक्शनल फंक्शन में कोई सा भी वैल्यू रखिए गुरुजी, ये वैल्यू जो है ना सो आएगा आपका 0 से 1 के बीच ही है। देखिए 0 से 1 के बीच ही सब आ रहा है ना, 0 से 1 के बीच आ रहा है। ये आपका वाई एक्सिस जो रेंज दिखाता है, हम वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, ये डोमेन दिखाता है, डोमेन में हम कुछ भी रख रहे हैं, लेकिन रेंज मेरा कहाँ तक आ रहा है 0 से 1 तक ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब यहां से हम लोग डोमेन और रेंज भी लिख सकते हैं। डोमेन में तो हम लोग कोई सा भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, कोई सा भी रियल वैल्यू, लेकिन ये रेंज जो है ना वो रेंज मेरा 0 से 1 के बीच ही आ रहा है। अच्छा 0 भी आ सकता है, अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 इंक्लूड है इसमें, है ना, 0 से 1 के बीच आ रहा है, तो रेंज मेरा हो गया 0 से 1 के बीच, और डोमेन जो कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन भी समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन में मूव करते हैं हम लोग। ये 5वां नंबर फंक्शन हो गया, नेक्स्ट नंबर फंक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर फंक्शन जानते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में, है ना। 6 नंबर फंक्शन सिग्नम फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा सिग्नम मतलब कोई सा भी फंक्शन होगा वैल्यू देना है, क्या देना है सिग्नम फंक्शन, कोई सा भी नाम से पता नहीं चल रहा। देखिए यहाँ सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये fx जो है सो 3 वैल्यू देगा, ये fx 3 वैल्यू देगा। 1 देगा कब देगा, जब x जो है सो 0 से बड़ा रहेगा। 0 देगा, 0 कब देगा, जब 0 के इक्वल रहेगा। और माइनस का 1 देगा कब देगा, ये जब ये 0 से छोटा रहा। ये 3 वैल्यू देगा सिग्नम फंक्शन, है ना। अब इसका ग्राफ बनाना है, डोमेन और रेंज डिसाइड करना है। ग्राफ बनाइए फटाफट, सिग्नम फंक्शन ग्राफ बनाइए। तो ये मेरा ग्राफ बन गया, ये बन गया मेरा 1, ये हो गया माइनस का 1, और ये बन गया माइनस का 1, और ये बन गया 1, क्योंकि यहाँ रेंज में देख ही रहे हैं, डोमेन में भी रेंज में देख ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ 1 देगा कब देगा, 1 जब 0 से बड़ा रहा, तो 0 से बड़ा रहा, ये इधर 0 से बड़ा, ये एक्सिस को दिखा रहा है, तो 0 से जब बड़ा रहा तो क्या देगा वैल्यू 1 देगा, तो ये वैल्यू जो है सो 1 देगा, है ना, ये 1 देगा 0 से बड़ा रहा तो। अच्छा जी, अच्छा 0 से 0 के इक्वल रहा तो 0 ही देगा, और 0 से छोटा रहा तो क्या देगा, 0 से छोटा रहा तो क्या देगा, तो 0 से छोटा रहा तो माइनस का 1 देगा, तो ये माइनस का 1 देगा वैल्यू, है ना। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब यहाँ देखिए डोमेन और रेंज तो बता सकते हैं आप लोग, है ना। डोमेन में क्या है, तो डोमेन में हम लोग कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, डोमेन में तो स्वतंत्र है ना। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 1 2 3 कोई सा वैल्यू रख सकते हैं, तो डोमेन जो है सो पूरा रियल नंबर हो गया। लेकिन रेंज क्या है, तो रेंज जो है, रेंज, ये रेंज मेरा क्या होगा, तो रेंज आपका वैल्यू क्या आ रहा है बाबू, तो देखिए यहाँ रेंज जो है सो कहाँ तक आ रहा है, रेंज का मतलब हो गया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में रेंज क्या है, रेंज वाई एक्सिस को ही बोलते हैं। तो हम लोग कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, ये तीनों वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू आ रहा है क्या, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब रेंज जो है मेरा यही बन गया, रेंज मेरा क्या बन गया 1 0 और माइनस का 1, यही मेरा रेंज बन गया। समझ में आया, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो यही सब तीनों आएगा। अगर हम 0 से बड़ा रखेंगे तो 1 ही देगा, 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 देगा, और 0 से छोटा कोई सा भी नंबर रखेंगे तो माइनस का 1 देगा। इसका मतलब रेंज जो है यही सब तीनों के बीच में कोई सा भी वैल्यू आएगा। तो डोमेन तो मेरा बन सकता है कोई रियल नंबर, लेकिन रेंज जो है यही सब तीनों नंबर होगा, है ना। रेंज का मतलब होता है कि क्या आउटपुट्स दे रहा है, तो आउटपुट्स तो यही दे रहा है। तो ये सिग्नम फंक्शन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन हम लोग किसके बारे में, तो नेक्स्ट फंक्शन आते हैं स्क्वायर फंक्शन के बारे में, है ना, स्क्वायर फंक्शन। अब ये भी नाम से क्लियर है, स्क्वायर फंक्शन किसको बोलते हैं, जो एफ एक्स का जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब इसका ग्राफ तुरंत बन जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ जानते हैं क्या बनता है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये बनता है मेरा पाराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। अब देखिए यहाँ अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी मेरा 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, है ना, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह माइनस का 1 रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 2 रखेंगे तो 4 आएगा। मतलब ग्राफ जो है सो कुछ ऐसा बन रहा है ना। ये किसका ग्राफ बन गया, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का। और यहां से अगर हम डोमेन और रेंज बोले निकालने के लिए नहीं बता सकते बाबू, डोमेन और रेंज, डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन जो है सो कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं आप, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो रेंज जो है सो आपका 0 आ सकता है और 0 से बड़ा आ सकता है इन्फिनिटी तक, है ना। 0 आ सकता है, 0 रख देंगे तो 0 आएगा। तो रेंज जो है सो 0 से इन्फिनिटी तक आ सकता है। और डोमेन में क्या है, कोई सा वैल्यू रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिग्नम फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन समझ में आ गया, है ना, 2 फंक्शन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, 8 नंबर फंक्शन में। वैल्यू आपको पुट कर करके देखते जाना है तो आपको खुद पता चल जाएगा ना। ये 7 नंबर था ना। 8 नंबर फंक्शन में आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानते हैं।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखाएगा, तो ये रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, है ना, ई टू द पावर एक्स, जहाँ एक्स जो है ई टू द पावर एक्स नहीं लिखिए, यहाँ ए टू द पावर एक्स लिखिए, ए टू द पावर एक्स, जहाँ आपका ए जो है सो बड़ा रहेगा 0 से और ए जो है सो नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, है ना, ए जो है सो 0 से बड़ा रहेगा और ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ देखिए दो कैटेगरी बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो कैटेगरी बनता है। एक बनता है कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, जब ए जो 1 से बड़ा रहा तो क्या ग्राफ होगा, और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है और जब ए जो है सो 0 और 1 के बीच में रहा तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, है ना, ये दो कैटेगरी में बढ़ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बनाते हैं फटाफट ग्राफ। ये ग्राफ क्या बनेगा बाबू, है ना, और ये ग्राफ, चलिए फटाफट चीज देते हैं, ग्राफ तुरंत बना देते हैं। अब यहां देखिए ए जो है सो 1 से बड़ा है, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो पहले जनरल फंक्शन आपको लिखना आना चाहिए, वो लिखना आ जाएगा तो आप ग्राफ यूं ही बना सकते हैं। अब यहां देखिए यहां जो है सो एक्स एक टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाना, और यहां हम देख रहे हैं कि ए जो है सो बड़ा रहना चाहिए किससे, 1 से। 1 से बढ़ाकर मतलब हम 2 रख लिए, है ना, 2 रख लिए मान के चलते हैं। अब 2 रखे तो एक्स का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या देगा, 1 देगा, इसका मतलब ये फंक्शन जो है सो 1 से तो गुजरेगा, है ना। उसके बाद मान लेते हैं 1 रखेंगे तो क्या देगा, 2 देगा, 1 रखें तो 2 दिया, 2 रखेंगे तो 4 देगा, है ना। अच्छा जी, अगर माइनस का 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, 1/2 कितना होता है 0.5, मतलब माइनस का 1 रखेंगे तो ये दे देगा 0.5, मतलब ग्राफ जो है सो यूं ही ऐसा बन रहा है ना, ग्राफ ऐसे ही बन रहा है। तो ये फंक्शन का ये जो है सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। और ये जो पॉइंट है बाबू, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ये 0 और 1 है, ये बन गया मेरा जब ए 1 से बड़ा रहा, और जब ए 1 और 0 और 1 के बीच रहा तो क्या होगा, तो 0 1 के बीच मान लेते हैं हम 0.5 रख लिए, 0.5, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रखते हैं तो 1 ही होता है, मतलब ये भी 1 से गुजरेगा, है ना। अच्छा जी, अगर यहाँ 1 रख देंगे बाबू तो क्या होगा, अगर हम 0.5 पावर 1 कर दिया x का वैल्यू तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 1/0.5 है ना, तो 0.5 पर इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये चल जाएगा 10, तो ये 1/2 जाएगा, 1/2। क्या कर रहे हैं हम, देखो, ओहो देखो, अगर हम 1 रखे बाबू, 1 रखे तो क्या देगा 0.5, 1 रखे वैल्यू तो क्या देगा 0.5 यहां देगा, है ना। फिर उसी तरह अगर हम 2 रख देंगे तो क्या देगा 0.25, 25 हो जाएगा ना, तो 0.25 और नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हम माइनस का 1 रख देंगे तो क्या देगा, यहां -1 आ जाएगा, यहां अगर -1 आ जाएगा 0.5 -1, और -1 का मतलब के पावर माइनस का 1, ये हो जाएगा 1/0.5, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा ऊपर 10, ये हो जाएगा 5 होने का 10, मतलब अगर माइनस का 1 रखे तो क्या दे देगा 2 वैल्यू, माइनस का 1 रखे तो 2 वैल्यू देगा। अच्छा जी, माइनस का 2 रखेंगे तो क्या देगा, माइनस का 2 रखेंगे बाबू तो ये 0.5 के पावर है माइनस का 2, और माइनस का 2 का मतलब 1/0.5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और ऊपर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, है ना, आ जाएगा ऊपर। मतलब अगर माइनस का रखेंगे हम क्या 2 तो ये और ऊपर वैल्यू देगा, मतलब इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा ही बनेगा। और एक चीज यहां पता चल गया कि ये जो पॉइंट हुआ जो जिससे कट कर रहा है वाई एक्सिस में, ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा 0 1 होगा, है ना। तो ये ग्राफ बन गया मेरा ए टू द पावर एक्स का। बताओ अभी तक को तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब यहां से डोमेन और रेंज दोनों में कॉमन होगा बाबू, तो डोमेन और रेंज बता देना है, डोमेन और रेंज बता देना फटाफट। चलिए फटाफट डोमेन और रेंज बताइए, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हम स्वतंत्र है, कोई सा भी वैल्यू रख सकते, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख सकते कोई सा भी, तो डोमेन तो रियल नंबर होगा, है ना। और रेंज क्या होगा, तो रेंज जो है सो ये देख रहे हैं नेगेटिव की तरफ जा रहा है क्या, ये जो है सो आपका ऊपर ही जा रहा है, मतलब एक्स एक्स वाई एक्सिस को, डोमेन का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस को देखना डोमेन का मतलब। अब यहां देख रहे हैं एक्स एक्सिस ये डोमेन रहा, तो ये तो सारा वैल्यू कवर कर रहा है ना, ये सारा वैल्यू कवर कर रहा है डोमेन वाला। लेकिन अगर वाई एक्सिस के बारे में बात करें, जो रेंज देता है, रेंज का मतलब क्या हो गया वाई एक्सिस, जो अगर वाई एक्सिस के बारे में बात करें तो ये खाली ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है ये वैल्यू जो है सो 0 से इन्फिनिटी तक आएगा, है ना, 0 से इन्फिनिटी तक।
समझ में आया? 0 से इन्फिनिटी तक। यहाँ नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ वाई एक्सिस नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है टेंड्स टू 0 तो होगा नहीं, 0 यहाँ इक्वल मतलब नहीं दिए हैं, ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब पता है कि इंक्लूड नहीं होता है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच रहेगा इसका क्या रेंज। ये फंक्शन होगा किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं कौन सा फंक्शन के बारे में, कौन सा फंक्शन के बारे में बात करते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। चलो फटाफट बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। 9 नंबर लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शन। अब इसका जनरल फॉर्मेट आपको आना चाहिए लिखने के लिए। जनरल फॉर्मेट अगर आप लिख लेते हैं, इसका मतलब आप बना लीजिएगा। जनरल फॉर्मेट क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा लॉग और बेस में रहेगा ए और ये हो जाएगा एक्स, मतलब यहाँ ए रहेगा एक्स हो जाएगा। और यहाँ याद रखना कि एक्स जो है सो 0 से बड़ा रहा, है ना, 0 से बड़ा रहा, 0 से बड़ा मतलब 1 भी रह सकता है। और a जो है सो 1 से बड़ा रहेगा, a जो है सो 1 से बड़ा रहेगा, और a जो है सो 0 के इक्वल 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, है ना। ये एकदम सेम इसी तरह होता है, a वाला जो कंडीशन लिखा है ना सेम इसी तरह होता है, सिर्फ ये याद रखना कि x जो है सो 0 से बड़ा होता है ना। अब ये भी जो है फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। पहल का है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स हो जाएगा, ये हमको बताना कि ए जब 1 से बड़ा रहा तब, और एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस में एक्स, और ये कब बताना? जब 0-1 के बीच में रहा तो, है ना। तो इसका भी ग्राफ अगर बनाते हैं आप लोग तो ग्राफ इसका ऐसा ही बनेगा बच्चा लोग, है ना। ग्राफ अगर इसका भी बनाते हैं आप तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ इसका भी बनेगा ऐसा ही, बना के देखिएगा आप लोग। इसका ग्राफ अगर बनाते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? जब 1 से बड़ा रहा तो 1 से बड़ा रहा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 1 से जरूर कटेगा। और अगर ये 0-1 के बीच में रहा तो ये घटते जाएगा, है ना, ऐसे। मतलब ये अगर 1 से बड़ा रहा तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, और अगर 0-1 के बीच में रहा और ये जो 1-0 है, 1-0 आ सकता है। मान लेते अगर 1 रख दिए बाबू, यहाँ 1 रख दिए तो 0 तो आ ही जाएगा। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये 1-0 से जरूर टच करके जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1-0। तो अगर 0-1 के बीच में रहता है इसका ग्राफ ऐसे जाएगा डिक्रीजिंग में, और अगर 1 से बड़ा रहा तो इंक्रीजिंग में जाएगा। अच्छा, अब इसका डोमेन और रेंज पूछेंगे तो बता दीजिएगा आराम से, एकदम बता देंगे। डोमेन में क्या होगा? तो डोमेन में बता, log में कभी हम नेगेटिव नंबर रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। तो डोमेन इसका पूरा पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब डोमेन में जो है देखिए ना, यहाँ नेगेटिव नंबर कहीं आ रखा है, इस एक्सिस को कवर कर रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक्स का उधर ही एक्सिस को कवर कर रहा है। इसका मतलब डोमेन जो है 0 से इन्फिनिटी तक आएगा। और रेंज का अगर हम बारे में बात करें बाबू, तो रेंज क्या होगा? तो रेंज जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कवर कर रहा है। इसका मतलब रेंज जो है पूरा पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, रेंज जो है पूरा रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कवर कर रहा है। जब भी डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तुरंत आपको दिमाग में घुसाना है एक्स एक्सिस मतलब डोमेन और वाई एक्सिस मतलब रेंज, और उसी को देखना है। यहाँ डोमेन के बारे में बात करें, देखिए इस साइड वाला कहीं नहीं कवर हुआ है, इसका मतलब डोमेन जो है सो पॉजिटिव आ रहा है। और रेंज के बारे में बात करें तो दोनों साइड कवर हो गया, इसका मतलब रेंज जो है सो रियल नंबर है। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आ गया। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग किस में बात करते हैं? लास्ट फंक्शन रह गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और छोटा सा आप लोग को एक काम दे देते हैं। लास्ट फंक्शन कौन है? तो लास्ट फंक्शन है आपका क्यूबिक फंक्शन, है ना, क्यूबिक फंक्शन। अब इसका जनरल फॉर्मेट तो आप लोग को आता लिखने के लिए। क्यूबिक फंक्शन कैसे लिखा था? एफ एक्स इज इक्वल टू x के पावर 3, इसी को बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। अब इसका ग्राफ तो कैसे बनता है वो हम बता देते हैं हल्का सा, है ना। ग्राफ जो है इसका कैसे बनता है वो बता देते हैं हम हल्का सा। एक ग्राफ जो है ऐसे बनता है क्यूबिक, ये भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 23 आएगा, माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का 27 आएगा। ग्राफ बना सकते हैं। अब आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। इसका जो है सो डोमेन और रेंज जो है सो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, है ना। ये जो है सो आपका HW बाब, ये जो है सो ये दोनों क्वेश्चन जो है सो आपका HW है। डोमेन और रेंज बताना सो क्या होगा, है ना। तो आपको जो है सो आज हम बता दिए फंक्शंस क्या होता है और इसके ग्राफ के बारे में, और कुछ बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो ठीक है बच्चों लोग, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।